Hi friends, how are you? I know you would have completed your examination very well of BPC 014. With BPC, I would also attempt all other subjects of BPC like BPC 1, BPC 2 or others. And other subjects like English literature and your BEG 102. So these are the subjects together. But I would continue the same block or the same units after your examination for the sake of the future preparation of those candidates they would participate in the examination. I know that those students who would have also the advantages of these videos can go through such channels or the videos, and they can also recommend to their nearest friends or acquaintances for the preparation of the examination as well as the assignment. Hence, I come to the conclusion here that all the videos I prepare here, it is to my own level, it is to my own knowledge, and my first purpose is to convey the ideas, the meaning of the sentence, the paragraph, even to the weakest level of the students who don't have the approach of the study, and they are living far and wide in the country. So let's continue the same block of BPC 014 of psychopathology, and after the completion of this block I would start block number 2. So you should just watch these videos meticulously, and I hope you would have the great advantages. By then, take care of yourself, just watch these videos and support us as much as you can. Hi, welcome on Easy Learning. Now we are proceeding forward for unit 4. Before this unit we have already covered unit 1, unit 2 and unit 3 of block 1 of BPC 014 of psychopathology. So without wasting the time, now we are going to just discuss about assessment of psychopathology, interview and testing. तो ये जो आपका यूनिट है असेसमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी, इंटरव्यू एंड टेस्टिंग, इसके बारे में देखेंगे कैसे इंटरव्यू, टेस्टिंग और असेसमेंट जो है वो साइकोपैथोलॉजी में होती है। इसके ऊपर देखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम केवल आपको जो खास करके 4.0 से लेकर के 4.3 तक जो है कवर करेंगे। 4.0 से लेकर के 4.3। 4.0 में इंट्रोडक्शन होंगे, 4.1 में ऑब्जेक्टिव्स, 4.2 में कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, 4.3 में बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ असेसमेंट मेजर्स। इससे पहले आपको बता दें असेसमेंट आखिर में होता क्या है। एक्चुअली में असेसमेंट और इवैल्यूएशन थोड़ा बहुत ही मिलते जुलते हैं, आपस के वर्ड हैं। ये होता है खास करके किसी चीज़ को जजमेंट करना, किसी चीज़ को निर्णय करना, ठीक है, आकलन करना, निर्धारण करना, ये कह सकते हैं, तो उसी को असेसमेंट कहा जाता है। आगे हैं, सबसे पहले हम 4.0 करेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस यूनिट का आखिर में हमारा क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है। तो फ्रॉम द लास्ट यूनिट्स वी हैव नाउ ए फेयरली गुड आइडिया अबाउट व्हाट एबनॉर्मल बिहेवियर इज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ दिस बिहेवियर। कहते हैं पिछले जितने भी यूनिट है उसमें हमने बहुत उचित तरीके से हमारे अंदर एक अच्छा आइडिया अब आ चुकी है किसके ऊपर, कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होती है उसके ऊपर, और साथ में क्या क्या कारण ऐसे होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं जो इस बिहेवियर की होती है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ दिस बिहेवियर। क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स अप्लाई दिस जनरल इन्फॉर्मेशन इन देयर वर्क। क्लिनिक में जो काम करने वाले होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो खास करके अपने काम में सामान्य इन्फॉर्मेशन के लिए इसको अप्लाई करते हैं। टू हेल्प ए पर्टिकुलर क्लाइंट ओवरकम हिज or her problems, a psychologist must have the fullest possible understanding of the person and know the circumstances under which the problem arose. कहते हैं कि कोई खास क्लाइंट को मदद करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनसे निपटने के लिए, ओवरकम करने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनके पास हर संभव प्रयास होना चाहिए कि उस आदमी की पूरी समझ होनी चाहिए, पूरी जितनी संभव हो सके, फुलेस्ट पॉसिबल हो सके, और साथ में यह भी जानना जरूरी होना चाहिए, उस सारी परिस्थितियों के बारे में पता होना चाहिए जिस परिस्थिति में उस क्लाइंट की ये समस्या
उत्पन्न हुई, अंडर विच द प्रॉब्लम अरोज। ठीक है, आगे चलते हैं। ओनली आफ्टर थॉरोली एग्जामिनिंग द पर्सन कैन द थेरापिस्ट इफेक्टिवली अप्लाई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कहते हैं एक ही मात्र है कि अगर सही तरीके से अगर पर्सन को एग्जामिन किया जाए तो इससे थेरापिस्ट जो है वो इफ़ेक्टिवली तरीके से क्या करते हैं, तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन फेस्ड विद द न्यू क्लाइंट, clinicians use the procedures of assessment and diagnosis to gather individual information about a client। तो कह रहे हैं यहाँ पर में कि when faced with a new client, clinicians कहते हैं जब नए क्लाइंट से क्लिनिशियंस का पाला पड़ता है तो क्लिनिशियन क्या करते हैं, तो असेसमेंट और डायग्नोसिस के प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। असेसमेंट मतलब मैंने बताया था किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ की जो खूबी है उसको जजमेंट करना, ठीक है, उसी को असेसमेंट कहा जाता है। और डायग्नोसिस होते हैं, कोई पेशेंट अगर आपके पास आया तो उसको क्या बीमारी है, ठीक है, और उस बीमारी का क्या कारण है, उसकी बताने की जो प्रोसेस होती है उसको डायग्नोसिस कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है कि हमको देख करके बताता है कि हमें क्या बीमारी है, और डॉक्टर ये भी बता देता है बाद में कि इस कारण से बीमारी है। तो ये सारी क्या है, डायग्नोसिस है। टू गैदर इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइंट, इससे क्या होती है, क्लाइंट के बारे में जो है व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त हो जाती है। देन दे वुड बी इन ए पोजिशन टू अप्लाई ट्रीटमेंट, क्योंकि तभी कोई भी क्लिनिशियंस, निश्चित है वह कोई डॉक्टर होगा तो कैसे ठीक करेगा उसको, तो तभी वो इस पोजीशन में हो पाएंगे कि वो उपचार को अपना अप्लाई कर सके। कौन सा उपचार करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो तभी पता लगेगा जब असेसमेंट और डायग्नोसिस होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि लेट अस कंसिडर इन दिस यूनिट द वेरियस वेज ऑफ असेसिंग एबनॉर्मल बिहेवियर। कहते हैं चलिए इस यूनिट में हम अनेक प्रकार के जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उनको एसेस करेंगे। ठीक है, एसेस करते हुए चलेंगे, बहुत सारे तरीके से करेंगे, वेरियस वेज। वी विल फर्स्ट बिगिन बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। कहते हैं पहले हम शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर असेसमेंट की क्या कॉन्सेप्ट होती है, एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मेथड ऑफ असेसमेंट, और असेसमेंट के लिए क्या क्या प्रधान रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत होती है। दैट दे बी स्टैंडर्डाइज्ड, रिलायबल एंड वैलिड, जिससे कि वो स्टैंडर्डाइज्ड हो सके, बेहतर हो सके, रिलायबल हो सके, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, और वैलिड हो सके। देन वी वुड बी डिस्कसिंग इन डिटेल द टाइप्स ऑफ असेसमेंट मेथड्स। अब तब क्या कर रहे होंगे हम, तो डिटेल में असेसमेंट के कितने मेथड्स होते हैं उनके प्रकार के बारे में जान रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे। लाइक क्लिनिकल इंटरव्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि इसमें क्लिनिकल इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर। आगे है नेक्स्ट में 4.1 में ऑब्जेक्टिव्स। कहते हैं कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद खास करके आप क्या सीख पाएंगे उसके ऊपर दे रखे हैं। तो कहते हैं कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, जब आप इस पूरी यूनिट को रीड करेंगे तो उसके बाद क्या कर पाएंगे, आप असेसमेंट को डिफाइन कर पाएंगे। आखिर में असेसमेंट होते क्या है, इंडिकेट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ असेसमेंट मेजर्स, और असेसमेंट मेज़र के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको समझ पाएंगे। एलिशिएटेड द मेथड्स ऑफ असेसमेंट, और असेसमेंट के जो मेथड है उनको एलिशिएट कर पाएंगे, मतलब उसको एक्सप्लेन करके और क्लियर करेंगे। डिफाइन द साइकोलॉजिकल टेस्ट्स टू बी एडमिनिस्टर्ड, और ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसको आगे काम में लाए जाने हैं, एडमिनिस्ट्रेट करना है, उनको डिफाइन कर पाएंगे। एल्यूसिडेट या एल्यूसिडेट भी कहते हैं इसको, द न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, और न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है उनको जो है एक्सप्लेन करके और क्लियर कर पाएंगे। एनालाइज द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को विश्लेषण कर पाएंगे। एंड एक्सप्लेन द सोशियो कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स इन असेसमेंट, और असेसमेंट में सोशियो कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स को जो है आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 4.2 में कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि आखिर में असेसमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है।
तो असेसमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन एन एफर्ट टू रीच ए कंक्लूजन। वही बात कही गई है, इसमें यही देखेंगे कि असेसमेंट होती क्या है। तो असेसमेंट को अगर सामान्यतः सिंपली तरीके से देखा जाए तो क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, गैदर किया जाता है। रेलिवेंट तो जानते ही होंगे, जो महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है रेलिवेंट है, इन एन एफर्ट, और ये इस प्रयास से की जाती है कि किसी नतीजे तक पहुंचा जाए। अगर आपसे कहा जाए एग्ज़ाम में कि बताइए असेसमेंट क्या होती है, तो आपको ऐसे लिखना है जिससे कि आप कंक्लूज़न तक पहुँचे। इट गोज़ ऑन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यह जीवन के हर एक पहलुओं में होती रहती है असेसमेंट। वी मेक असेसमेंट व्हेन वी डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट टू बाय, हम उस बात का भी असेसमेंट करते हैं जब हम यह निर्णय करते हैं कि क्या प्रोडक्ट हमें खरीदना है। व्हाट सब्जेक्ट एंड विच कॉलेज टू चूज़, क्या सब्जेक्ट और कौन सा कॉलेज जो है हमें लेना है। और विच कैंडिडेट टू वोट फॉर, या किस उम्मीदवार को वोट देना है। कॉलेज एडमिशन्स ऑफिसर्स who have to select the best of the students applying to their college depend on academic records, recommendations, entrance test scores, interviews and application forms to help them decide। कहते हैं कॉलेज एडमिशन के जो ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें कि स्टूडेंट्स के जो खास जो अच्छा जो चीज़ है उनके अनुसार से उनको सेलेक्ट करना होता है, और यह देखना पड़ता है कि स्टूडेंट जो है उनका कितना बेहतर रिजल्ट रहा है पहले से, जिससे वो अपने कॉलेज में बाद में अप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट की जो एकेडमिक रिकॉर्ड है यह भी देखा जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिकमेंडेशंस क्या है, एंट्रेंस टेस्ट स्कोर्स क्या है, इंटरव्यूज़ को देखना होता है, एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स टू हेल्प देम डिसाइड, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं जो कि उन्हें डिसाइड करने में मदद करते हैं। Employers who have to predict which applicants are most likely to be effective workers collect information from resumes, interviews, references and perhaps on the job observation। कहते हैं ऐसे employers जो कि अपने who have to predict which applicant, जिससे कि यह भविष्यवाणी करनी होती है कि कौन सा एप्लीकेंट जो है वो जो है उनकी ज़्यादातर संभावना बनती है इफ़ेक्टिव वर्कर की। इफ़ेक्टिव वर्कर का मतलब हुआ कि एम्प्लॉयर क्या होते हैं ना कि वो जान जाते हैं कि कौन सा काम करने वाला जो है उनके कंपनी में या उनके अंडर में कितना बेहतर काम करेगा, तो उसे कहा गया है इफेक्टिव वर्कर्स। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो क्या करते हैं तो उस वर्कर की जो रिज्यूम है, इंटरव्यू है या रेफरेंस है, उससे वो पता कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एंड परहैप्स ऑन द जॉब ऑब्जर्वेशन, और शायद जब वो जॉब पे रखते हैं उनको काम करते हुए देखते हैं, गौर से देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है, तो उस हिसाब से भी वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ यूज्ड फॉर द डेली एंड रूटीन एक्टिविटीज़, और इस प्रकार के जो असेसमेंट के प्रकार होते हैं उन्हें डेली या रूटीन एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं। इन ऑर्डर टू चूज़ द बेस्ट विच इज़ रिलायबल, जिससे कि सबसे अच्छा जो है वो चूज़ किया जा सके, जो कि रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लंबे समय तक चले, और प्रभावशाली हो, इफ़ेक्टिव हो। इन कॉन्ट्रास्ट द क्लिनिकल असेसमेंट इज़ डन विद ए स्पेसिफिक टारगेट, और इसके विपरीत देखा जाए तो क्लिनिकल जो असेसमेंट होते हैं वो कुछ खास लक्ष्य के साथ की जाती है। Clinical assessment is used to determine how and why a person is behaving abnormally and how that person may be helped। क्लिनिकल असेसमेंट जो है खास करके इस बात को निश्चित करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कैसे और क्यों कोई भी आदमी जो है एबनॉर्मली या असामान्य रूप से बर्ताव कर रहा होता है या बिहेव कर रहा होता है, एंड हाउ दैट पर्सन में बी हेल्प्ड, और उस आदमी को कैसे मदद की जा सकती है। इट ऑल्सो हेल्प्स क्लिनिशियंस टू इवेल्युएट people's progress after they have been in treatment for a while and decide whether the treatment should be changed। यह क्लिनिशियन को इस बात में भी हेल्प करती है कि पीपल की जो प्रोग्रेस होती है उसको इवेल्युएट करें, खास करके जो है ट्रीटमेंट होने के बाद, आफ्टर दे हैव बीन इन ट्रीटमेंट, कुछ पल के लिए, एंड डिसाइड वेदर द ट्रीटमेंट शुड बी चेंज्ड, और यह भी निर्णय ली जानी चाहिए कि क्या ये जो उपचार चल रहा है उस आदमी का, उसे बदला जाए या वही उपचार रखा जाए जो पहले से चल रहा है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट टेक्निक्स एंड टूल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड। कहते हैं
सौ की संख्या में ऐसे क्लिनिकल असेसमेंट टेक्निक या टूल्स हैं जैसे कि विकसित किया गया है। दिस टेक्निक्स फॉलो इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो है टेक्निक हैं वो 3 कैटेगरीज में आते हैं। पहला है क्लिनिकल इंटरव्यूज़, टेस्ट से और ऑब्जर्वेशन से। टू बी यूजफुल दिस टूल्स मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड हैव क्लियर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। कहते हैं इसको और योग्य बनाने के लिए या लाभदायक बनाने के लिए ये जितने भी टूल्स हैं इनको और बेहतर बनाई जानी चाहिए और साथ में इनको और स्पष्ट तरीके से भरोसेमंद बनाया जाना चाहिए और इनकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए। चलिए, तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट में अब हम एंट्री कर चुके हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ असेसमेंट मेजर्स। कभी भी अगर असेसमेंट मेज़र किया जाए तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, उसके बारे में दे रखे हैं। तो इन एक्सप्लेनिंग द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट और एनी असेसमेंट टूल्स हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड, रिलायबल एंड वैलिड एंड शुड हैव नॉर्म्स। कहते हैं कि एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो सिद्धांत है, क्राइटेरिया है, उसको एक्सप्लेन करने में या कोई भी असेसमेंट करने में जो हमारे पास टूल्स है वो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। वो बेहतर होनी चाहिए, भरोसेमंद, रिलायबल होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए और उनके कुछ नियम होने चाहिए। एंड शुड हैव नॉर्म्स। दिस क्राइटेरियन कुड बी फॉलोड हियर बिकॉज क्रूशल डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट। कहते हैं जितने भी सिद्धांत हैं उनको फॉलो किए जा सकते हैं क्योंकि कुछ आवश्यक जो डिसीजन होते हैं वो असेसमेंट की बेसिस पे ली जानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, recommendations फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टेक्निक्स में वैरी अकॉर्डिंग टू आवर असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्लाइंट एग्जिबिट्स। कहते हैं कुछ जो खास ट्रीटमेंट की जो रिकमेंडेशन है ट्रीटमेंट टेक्निक की, ये हमारी असेसमेंट जो प्रॉब्लम की, खास करके क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उनकी जो हमारी असेसमेंट है उनके अनुसार से अलग अलग हो सकती है। क्योंकि क्लाइंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम कुछ और तरीके से क्या करती है, एग्जिबिट करती है, दिखाती है। देयरफॉर मेथड्स ऑफ असेसमेंट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड, रिलायबल एंड वैलिड। इसी कारण से कहते हैं कि असेसमेंट का मेथड क्या होना चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए। To standardize a measure, the technique used is to have common steps to be followed. कहते हैं to standardize a measure, the technique. कहते हैं कि एक अच्छा जो है टेक्निक को यूज़ करने के लिए या उसको बेहतर बनाए जाने के लिए द टेक्निक यूज्ड या जिस टेक्निक को यूज़ किए जाते हैं वो ये है कि कॉमन स्टेप ली जानी होती है जिससे कि फॉलो भी की जानी होती है। Whenever it is administered, जब इसको लगाया जाता है या काम में लाया जाता है तो। Similarly, clinicians must standardize the way they interpret the results of an assessment tool. कहते हैं इसी तरह से जो क्लिनिशियंस हैं उन्हें उन सारे तरीकों को बेहतर जरूर करनी चाहिए, ठीक है। They interpret the result of assessment tool, जिससे वो असेसमेंट जो टूल है उनके परिणाम हैं या रिज़ल्ट हैं उनको स्पष्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ए पर्टिकुलर स्कोर मीन्स, जिससे कि वह जो है वो समझने के लायक बन सके या समझने के योग्य हो जाए कि आखिर में खास जो स्कोर है उसका क्या मतलब है। दे में स्टैंडर्डाइज द स्कोर्स ऑफ ए टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल बाय फर्स्ट एडमिनिस्ट्रिंग इट टू ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स whose performance will then serve as a common standard or norm against which later individual scores can be measured. कहते हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो टेस्ट के स्कोर हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले वो क्या करेंगे, इसे जो सब्जेक्ट की ग्रुप है उसके ऊपर लागू करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। whose performance will then serve as a common standard, जिसकी परफॉर्मेंस जो है एक कॉमन स्टैंडर्ड के रूप में काम करेगी या ऐसे नियम के रूप में काम करेगी against which later individual scores can be measured, जिसके खिलाफ या जिसकी तुलना में बाद के जो इंडिविजुअल स्कोर्स हैं उनको मेज़र किए जा सकते हैं। द ग्रुप दैट इनिशियली टेक्स द टेस्ट इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल। कहते हैं ऐसे ग्रुप जिस दैट इनिशियली टेक्स द टेस्ट, जो कि शुरुआत में टेस्ट लेते हैं, उन्हें स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल कहा जाता है। This sample must be typical or representative of the larger population the test is intended for. ये जो सैंपल है वो टिपिकल होनी चाहिए और साथ ही साथ बहुत बड़ी जो
जनसंख्या की जो टेस्ट है उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जिसके लिए यह उम्मीद की जाती है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ ए सोशल सपोर्ट टेस्ट meant for the public at large were standardized on a group living on ship, for example, the resulting norm might turn out to be misleading। कहते हैं कि अगर एक सोशल सपोर्ट हो, टेस्ट हो, जिसका मतलब ऐसे लोगों से है, फॉर द पीपल एट लार्ज, वर स्टैंडर्डाइज्ड ऑन ए ग्रुप लिविंग ऑन पीपल, खास करके ऐसे लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाए, बेहतर किया जाए जो लोग खास करके जहाज पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्टिंग नॉर्म माइट टर्न आउट टू बी मिसलीडिंग। ठीक है, इफ़ ए सोशल सपोर्ट टेस्ट मेंट फॉर द पब्लिक एट लार्ज, ये कहते हैं कि सोसाइटी में जो लोग रहने वाले होते हैं, अगर उसको भी हम शिप पे रहने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पे अगर लागू करें तो रिज़ल्ट क्या हो सकता है, मिसलीडिंग हो सकता है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। चलिए सीधा सीधा है, जिसकी इंग्लिश को इसने बहुत घुमा के लिखा है। तो ये तो था आपका स्टैंडर्डाइज। अब चलते हैं रिलायबिलिटी में। द रिलायबिलिटी ऑफ ए मेथड ऑफ असेसमेंट रेफर्स टू इट्स कंसिस्टेंसी। कहते हैं अगर असेसमेंट के तरीके की रिलायबिलिटी की अगर बात किया जाए तो यह इसकी कंसिस्टेंसी को बताती है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो बदले ना। ठीक है, ए मेजर ऑफ हाइट वुड बी अनरिलायबल इफ पीपल लुक्ड टॉलर और शॉर्टर एट एवरी मेजरमेंट। कहते हैं अगर हाइट की मेज़र अगर करनी है तो यह काफ़ी ज़्यादा अनरिलायबल हो जाएगा। इफ़ पीपल लुक्ड टॉलर और शॉर्टर, अगर हर एक बार किसी आदमी को क्या किया जाता है, नापा जाता है, तो कभी क्या होता है, मान के चलिए वो 200 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो या मान के चलिए 500 सेंटीमीटर का आदमी है, ठीक है, तो कभी वो क्या होता है कि 450 सेंटीमीटर का हो जाता है, कभी वो क्या होता है 50 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो कभी कुछ और हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि भाई ये जो मेजरमेंट है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अनरिलायबल है। ए रिलायबल मेजर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर मस्ट ऑल्सो यील्ड द सेम रिजल्ट्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। क्या कह रहे हैं कि अगर एबनॉर्मल बिहेवियर के ऊपर अगर रिलायबल मेज़र करना है तो इसका जो रिज़ल्ट है, यील्ड का मतलब रिजल्ट देना होता है, वो या देना होता है, वो अलग अलग अवसर में एक ही रिज़ल्ट दे। कहने का मतलब है कि अगर एबनॉर्मल बिहेवियर को अलग अलग ओकेजन में अगर उसको चेक किया जाए तो ऐसा नहीं है कि किसी और अवसर में वो कुछ और रिज़ल्ट दे और किसी और अवसर में कुछ और रिज़ल्ट दे। रिज़ल्ट एक ही होने चाहिए, चाहे किसी भी अवसर में किसी भी समय उसको जो है मेज़र किया जाए। ऑल्सो डिफरेंट पीपल शुड बी एबल टू यूज़ द मेज़र एंड एग्री ऑन द रिज़ल्ट। और कहते हैं अगर अलग अलग लोग भी, एक ही आदमी नहीं अलग अलग ओकेज़न में उसको मेज़र कर रहा है, बल्कि अगर अलग अलग आदमी भी उसको जो है मेज़र कर रहा है तो उसका भी सेम रिज़ल्ट होना चाहिए। वही कह रहा है, शुड बी एबल टू यूज़ द मेज़र एंड एग्री ऑन द रिज़ल्ट। अगर 10 आदमी मान के चलिए मेज़र कर रहा है तो एक आदमी ये ना कहे कि उसने मेज़र किया था तो कुछ गलत कर दिया, बल्कि सभी एक दूसरे से एग्रीड हो जाए कि भाई तुमने बिल्कुल सही ठीक जो है मेज़रमेंट किया था। फॉर एग्जाम्पल 2 टीचर्स में बी आस्क्ड टू यूज़ ए बिहेवियरल रेटिंग स्केल टू इवेल्युएट चाइल्ड्स एग्रेसिवनेस, हाइपर एक्टिविटी एंड सोशेबिलिटी। कि 2 टीचर से कहा जाता है कि वो बिहेवियरल रेटिंग स्केल को जो है वो यूज करे, चाइल्ड की एग्रेसिवनेस, हाइपर एक्टिविटी और सोशलिबिलिटी जो है उनको इवेल्युएट करने के लिए। द स्केल वुड हैव गुड रिलायबिलिटी इफ बोथ टीचर्स रेटेड द सेम चिल्ड्रन इन सिमिलर वेज। कहते हैं कि जो स्केल है उनकी विश्वसनीयता जो है, रिलायबिलिटी है, वो अच्छी होगी अगर दोनों टीचर जो है वो उसी बच्चे को, सेम चिल्ड्रन को जो है सेम तरीके से अगर रेट करते हैं तो। आगे है इसमें दिया हुआ कि असेसमेंट टेक्निक्स मस्ट बी वैलिड। असेसमेंट टेक्निक वैलिड भी होनी चाहिए। दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन असेसमेंट मस्ट मेजर व्हाट दे इंटेंड टू मेजर। कहते हैं कि असेसमेंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, खास करके जिस इरादे से हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं वही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। व्हाट दे इंटेंड टू मेजर। सपोज ए मेजर ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली टर्न आउट टू बी मेजरिंग एंग्जाइटी। मान के चलो कि अगर हम डिप्रेशन को मेज़र कर रहे हैं लेकिन बाद में बाकी में बदल करके वो एंग्जाइटी में बदल जाती है, पता लगा कि नहीं डिप्रेशन को मेज़रमेंट करते करते एंग्जाइटी को मेज़रमेंट करने चले गए,
यूजिंग सच ए मेज़र में लीड एन एग्जामिनर टू ए रॉन्ग डायग्नोसिस। क्या कह रहे हैं कि ऐसा अगर आप मेज़र करते हैं तो एग्जामिनर को क्या करता है, गलत डायग्नोसिस की ओर ले जाते हैं। मतलब वो ना तो रोग को सही से खोज पाते हैं और ना ही रोग के कारण को बता पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगे। बाय देन टेक केयर योर सेल्फ एंड जस्ट इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ यू कैन recommend to your friends, they can also take advantage of such videos. Thank you so much.